नमस्कार, A1 तहलका हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं शारदा सरुहा। साल 2014 बीत गया है और साथ छोड़ गया है ढेर सारी यादें। तो 2015 के स्वागत से पहले आज हम बात करेंगे उन खबरों की जो न सिर्फ हरियाणा में बल्कि देश भर में चर्चा में रही। तो चलिए शुरू करते हैं 2014 की 14 बिग स्टोरीज। यूं तो इस साल कई खबरें चर्चा में रही, लेकिन राजनीति के लिहाज से ये साल काफी अहम रहा क्योंकि इस साल हुए लोकसभा चुनाव। और लोकसभा चुनाव में अगर हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस 9 सीटों से 1 सीट पर सिमट गई और हरियाणा में पहली बार बीजेपी ने 7 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया। लोकसभा चुनाव 2014 साल 2014 की सबसे बड़ी खबर रही। देश में बीजेपी को भारी बहुमत मिला। बीजेपी ने देश की 282 सीटों पर जीत दर्ज करके बहुमत हासिल किया। इस बम्पर जीत की बड़ी वजह नरेंद्र मोदी को माना गया। गुजरात के लगातार 3 बार सीएम रहे नरेंद्र मोदी ने जब पार्टी के प्रचार की कमान प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर संभाली तो लोगों में अलग उत्साह देखने को मिला। इसी प्रचार और प्रसार का असर था कि जब नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिनों का नारा दिया तो लोगों ने भरोसा किया और सोचा कि अब की बार नरेंद्र मोदी को कमान सौंपकर देश के अच्छे दिन लाएंगे। अब की बार मोदी सरकार का नारा भी खूब चला। पूरे देश की तरह हरियाणा में भी मोदी की लहर बीजेपी के लिए रंग लाई। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटें कांग्रेस के पास थी, लेकिन लोकसभा चुनाव 2014 में चौंकाने वाली वोटिंग हुई। बीजेपी को बहुमत मिला और कांग्रेस 9 से 1 सीट पर सिमट गई। पहले से पक्की माने जाने वाली सिर्फ रोहतक लोकसभा सीट पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की जीत हुई और बीजेपी को मिली 7 सीटें। 2 सीटों पर इनेलो ने जीत दर्ज की और हिसार सीट से 26 साल के दुष्यंत चौटाला सबसे युवा सांसद बने। खास बात यह भी रही कि बीजेपी ने हरियाणा जनहित कांग्रेस के गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन हजका अपने हिस्से की दोनों सीटें हार गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव भी साल 2014 में खासी चर्चा में रहे। सबसे बड़ी चर्चा इस बात की रही कि हजका बीजेपी गठबंधन रहेगा या फिर नहीं। आखिरकार चुनाव से कुछ वक्त पहले गठबंधन टूट गया और बीजेपी ने अकेले सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस चुनाव में पहली बार प्रदेश में बीजेपी को भारी बहुमत मिला। 90 में से 47 सीटों पर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। वहीं प्रदेश को चौथा लाल मनोहर लाल खट्टर सीएम के रूप में मिला। हजका ने पूर्व कांग्रेसी नेता विनोद शर्मा की पार्टी हरियाणा जनचेतना पार्टी के साथ चुनाव लड़ने की घोषणा की। विनोद शर्मा जो कांग्रेस के पक्के सिपाही माने जाते थे, उन्होंने चुनाव से कुछ वक्त पहले कांग्रेस को अलविदा कहा और अलग पार्टी बनाई। वहीं कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन केंद्र की तरह प्रदेश में भी खराब रहा। पार्टी का अंदरूनी कलह और वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी पार्टी के खराब प्रदर्शन की वजह रही। कई खेमों में बटी कांग्रेस में हुड्डा के नेतृत्व को करीब सभी दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने नकार दिया और पार्टी ने प्रचार की कमान सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संभाली। आखिरकार नतीजे के रूप में जो कांग्रेस बहुमत में आने का दावा कर रही थी, वही कांग्रेस कुछ सीटों पर सिमट गई और पिछले 10 सालों से सत्ता संभाल रही कांग्रेस विपक्ष की भूमिका भी अदा नहीं कर पाई। साल 2014 प्रदेश की राजनीति में नई पार्टियां बनाने और दल बदल करने के लिए याद किया जाएगा। साल 2014 में जहां बहुत से लोग नरेंद्र मोदी से प्रभावित हुए, तो वहीं कई नेताओं ने अपनी नई पार्टियां बनाकर किस्मत आजमाई। साल 2014 में देश के साथ साथ प्रदेश में भी बीजेपी की लहर रही। शायद यही वजह थी कि कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया, तो कई दिग्गजों ने अपनी ही पार्टी बनाई। गुड़गांव से सांसद राव इंद्रजीत ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, तो वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस की टिकट न मिलते देख धर्मवीर सिंह ने भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा
और दोनों ने जीत हासिल की। करनाल से लगातार 2 बार कांग्रेस के सांसद रहे अरविंद शर्मा ने भी कांग्रेस छोड़ी और बहुजन समाज पार्टी के सीएम उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। दलितों और गरीबों की वोट मांगने के लिए हालांकि अरविंद शर्मा ने कई रैलियां की और 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें दोनों ही जगहों पर वोटर्स ने नकार दिया। उधर फरीदाबाद से कांग्रेस सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने पार्टी से नाराजगी जताई और फिर इनेलो में आस्था जताते हुए पार्टी का चश्मा पहन लिया। वहीं पार्टी में लगातार अनदेखी का आरोप लगाते और अपने राजनीतिक कद के मुताबिक सम्मान न मिलने की बात कहते हुए आखिरकार बीरेंद्र सिंह ने पार्टी को अलविदा कह दिया और नरेंद्र मोदी की नीतियों से खुद को प्रभावित बताते हुए वो भी भाजपा के हो गए। उधर गीतिका सुसाइड मामले में आरोपी गोपाल कांडा ने भी चुनाव से कुछ महीने पहले ही हरियाणा लोकहित के नाम से नई पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतरे। उधर कांग्रेस के पक्के सिपाही माने जाने वाले अंबाला शहर के पूर्व विधायक विनोद शर्मा ने अचानक कांग्रेस को छोड़कर सबको हैरान कर दिया। पहले खबरें उनके बीजेपी में तो फिर हजका में शामिल होने की आई और आखिरकार विनोद शर्मा ने हरियाणा जनचेतना पार्टी बनाई और हजका के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। ये अलग बात है कि साल 2014 के चुनाव में कई दिग्गजों को शिकस्त मिली, लेकिन इन्हीं चुनाव में कई नेताओं की किस्मत भी चमकी। आम आदमी पार्टी ने तो विधानसभा चुनाव से अचानक दूरी बना ली और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला भी चर्चाओं में रहे। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आने को लेकर चर्चा जोरों पर रही। हालांकि पार्टी की ओर से प्रचार किया गया कि ओम प्रकाश चौटाला जल्द ही लोगों के बीच पहुंचेंगे और पार्टी की कमान भी उन्हीं के हाथ में रहेगी। इसके अलावा चुनाव प्रचार में उन्हें पार्टी का सीएम उम्मीदवार घोषित किया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य के आधार पर जमानत लेकर वो जेल से बाहर भी आए। इस दौरान पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती के मौके पर जींद में इनेलो की ओर से विशाल रैली की गई। रैली के ऐतिहासिक होने के दावे पहले ही किए गए थे और बड़ी संख्या में लोग भी इस रैली में उमड़े। रैली की खास बात ये रही कि ओम प्रकाश चौटाला ने जींद में रैली को संबोधित किया। 25 सितंबर को जींद में हुई इस रैली में इनेलो ने प्रदेश में सरकार बनाने का दावा ठोका और इसके बाद चौटाला को तमाम विपक्षी नेताओं की आलोचना भी झेलनी पड़ी। भाई यूं ही कह रहा है, अब भाई मैं जेल में शपथ ले लूंगा। इतना गुमराह कर रहे हैं लोगों को। तो भाई जेल में शपथ ले लेगा तो इसका मतलब क्या है? फिर तो मंत्रिमंडल भी जेल में ही बनेगा, कैदियों का बनेगा। तो वो तो कोई जा नहीं सकता बाहर। आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, कोई भी भाई मेरा पानीपत से या गांव से या शहर से कोई जाता है तो मैं सवेरे दफ्तर में जाने से पहले सबको मिलता हूँ। और भाई उसको मिलने जाना पड़ेगा तो पहला क्या करना पड़ेगा? पहले मैं जेल में जाओ जब मिलेगा। राजनीति के साथ साथ प्रदेश की कुछ और खबरें भी चर्चा में रही। सबसे पहले बात करते हैं भगाना रेप केस की। हिसार के भगाना से 4 लड़कियों के अपहरण और उनमें से एक के साथ बलात्कार का मामला दिल्ली तक चर्चा में रहा। 23 मार्च को भगाना गांव की 4 लड़कियों का कुछ लड़कों ने अपहरण कर लिया। बाद में एक लड़की के साथ बलात्कार और 3 के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। गांव के 90 परिवार पीड़ित परिवार के समर्थन में दिल्ली में धरने पर बैठे और इंसाफ की मांग की। हिसार जिले के भगाना गांव में छेड़छाड़ और रेप के मामले ने काफी तूल पकड़ा। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे पीड़ित परिवार ने राष्ट्रीय महिला आयोग से भी मुलाकात की और इंसाफ की गुहार लगाई। रेप पीड़ितों के साथ इंसाफ को लेकर खूब बवाल हुआ जब पुलिस ने जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पीड़ितों के तंबू उखाड़ फेंके और जगह खाली कराने को लेकर फरमान सुनाया गया। पुलिस की इस हरकत के बाद छात्र संगठन भी पीड़ितों के साथ आकर खड़े हो गए। करीब 1.5 महीने से ज्यादा तक ये लोग दिल्ली में प्रदर्शन करते रहे और उसके बाद मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन पीड़ित परिवार के मुताबिक उन्हें दबंगों की धमकियां मिलती रही। इस पूरे मामले में नेशनल मीडिया पर हरियाणा सरकार की भी खूब किरकिरी हुई और विपक्षियों ने उस दौरान की कांग्रेस सरकार को दलित विरोधी सरकार करार दिया।
साल 2014 में हिसार जिले का बरवाला शहर चर्चा में रहा। बरवाला स्थित सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और इसी मशक्कत के लिए हरियाणा पुलिस की हुई किरकिरी। बरवाला का सतलोक आश्रम उस वक्त विवादों में आया जब आश्रम संचालक रामपाल कोर्ट के नोटिस के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। 5 नवंबर को जारी हुए नोटिस के बाद हाईकोर्ट ने रामपाल की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए और 10 नवंबर को रामपाल को कोर्ट में पेश करने को कहा। आखिरकार 10 नवंबर को भी रामपाल हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले में हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस को फटकार लगाई। इसके बाद 15 दिन के अभियान और 2 दिन के कड़े संघर्ष के बाद पुलिस ने रामपाल को अरेस्ट किया, लेकिन रामपाल की गिरफ्तारी से पहले आश्रम के बाहर समर्थकों की सुरक्षा पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हुई। रामपाल की गिरफ्तारी ऑपरेशन के दौरान पत्रकारों के साथ मारपीट मामले पर हरियाणा पुलिस की काफी किरकिरी हुई और पुलिस पर कई सवाल भी उठे। इसके अलावा रामपाल की गिरफ्तारी के बाद आश्रम से मिले सामान ने लोगों को हैरान कर दिया। बरवाला सतलोक आश्रम से रामपाल की गिरफ्तारी के बाद आश्रम में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद आम लोगों से लेकर मीडिया, पुलिस प्रशासन और सरकार सब हैरान रह गए, क्योंकि जिस आश्रम में रामपाल लोगों को भगवान से मिलवाने का दावा करता था, वहां ढेरों हथियार पाए गए। इसके अलावा महिलाओं के बाथरूम से कैमरे और नशीली दवाइयां बरामद हुई। इसके बाद लगातार कई दिनों तक आश्रम में आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई, जिसके बाद सतलोक आश्रम और रामपाल का काला सच लोगों के सामने पूरी तरह से आया। हरियाणा के सिखों की कई सालों से चली आ रही हरियाणा की अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने की मांग साल 2014 में जोर पकड़ने लगी और एक वक्त ऐसा भी आया जब हरियाणा के सिखों ने ऐलान कर दिया कि अगर उन्हें अलग कमेटी बनाकर नहीं दी जाएगी तो वो कांग्रेस की खिलाफत करेंगे। फिर तत्कालीन हुड्डा सरकार ने हरियाणा की अलग हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाकर दे दी। हरियाणा में कई सालों से अलग सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मांग उठ रही थी। सिख नेताओं की ओर से दलील दी जा रही थी कि हरियाणा के सिखों को उनका हक दिलाना होगा, क्योंकि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिर्फ पंजाब को तरजीह देती है। इसी बीच इस मांग ने साल 2014 में खासा जोर पकड़ा। मौका विधानसभा चुनाव का था, सो दबाव की रणनीति बनाई गई और HSGPC के नेताओं ने कमेटी न बनने की सूरत में कांग्रेस का विरोध करने का ऐलान किया। कांग्रेस किसी भी सूरत में सिखों के वोटों से हाथ नहीं धोना चाहती थी। वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी कि अलग गुरुद्वारा कमेटी बनाई गई तो प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चेतावनी के बीच कांग्रेस ने सिखों के वोट बटोरने का दांव खेला और प्रदेश में अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को मंजूरी दे दी। कांग्रेस ने वोटर्स को खुश करने के लिए कई कदम उठाए। सिखों के अलावा उन्होंने जाट वोटर्स को भी खुश करने की कोशिशें की। हरियाणा में पहले ही आरक्षण पा चुके जाटों ने अब केंद्र में आरक्षण की गुहार लगाई, जिस पर केंद्र सरकार ने भी मुहर लगा दी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने एक और बड़ा चुनावी दांव खेला। 3 मार्च देर शाम केंद्रीय कैबिनेट ने जाट समुदाय को OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का फैसला ले लिया। इस फैसले के साथ ही जाटों को OBC कोटे के तहत आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। कैबिनेट के फैसले में बिहार, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में जाट समुदाय के लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की बात कही गई। काफी अरसे से जाट समुदाय आरक्षण की मांग कर रहा था। इसे लेकर कई बार धरने प्रदर्शन किए गए, लेकिन आखिरकार लोकसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले कांग्रेस सरकार की ओर से इस मांग को मंजूर कर लिया गया, क्योंकि जाट आरक्षण की मांग कर रहे जाट नेताओं ने सीधे सीधे सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर जाटों को आरक्षण नहीं मिला तो कांग्रेस को वोट नहीं मिलेंगे। हालांकि इतने बड़े फैसले के बाद भी कांग्रेस को वो बहुमत नहीं मिला जिसकी कांग्रेस को उम्मीद थी।
2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत वो धमाल नहीं मचा पाया जो उसने दिल्ली 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में मचाया था। लेकिन ग्लासगो में कुछ हीरो खिलाड़ी फ्लॉप रहे तो कुछ ने अपने खेल से भारतवासियों का दिल जीत लिया। हरियाणा के खिलाड़ियों ने भी अपने खेल का बखूबी जौहर दिखाया और ग्लासगो में वो छा गए। – 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पदकों का शतक जड़ दिया था। ऐसी ही उम्मीद 2014 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी थी, लेकिन वैसा प्रदर्शन भारत ग्लासगो में नहीं दोहरा सका। इसकी एक मुख्य वजह कई खेलों का कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 से हटना था। भारत ने 15 गोल्ड, 30 सिल्वर, 19 ब्रॉन्ज समेत 64 मेडल अपने नाम किए। भारत को पदक मिलने की शुरुआत पहले दिन से ही हो गई थी। भारत के लिए सबसे ज्यादा पदक निशानेबाजी से आए। इंडिया ने निशानेबाजी में 17 पदकों पर निशाना लगाया। वहीं भारोत्तोलन में 14, जबकि कुश्ती में 13 और बॉक्सिंग में 5 पदक हासिल किए। वहीं जूडो और बैडमिंटन में भारत को 4-4 पदक मिले। हॉकी में भारत फाइनल तक पहुंचा और रजत पदक हासिल किया। दूध दही का खाना ये मेरा हरियाणा, इसी दूध दही के जोर पर हरियाणा के खिलाड़ियों का कॉमनवेल्थ गेम्स में दबदबा देखने को मिला। हरियाणा के खिलाड़ियों ने इन खेलों में 5 स्वर्ण, 13 रजत और 2 कांस्य समेत 20 पदक अपनी झोली में डाले। हरियाणा की तरफ से अमित दहिया ने कुश्ती में अपना दम दिखाया और 57 किलोग्राम में स्वर्ण पदक हासिल करके पूरे देश में अपनी छाप छोड़ दी। वहीं विनेश फोगाट ने 48 किलोग्राम महिला कुश्ती में, बबीता कुमारी ने 55 किलोग्राम महिला कुश्ती में, जबकि योगेश्वर दत्त ने 55 किलोग्राम कुश्ती में गोल्ड मेडल हासिल किया। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत हॉकी के फाइनल मुकाबले तक पहुंचा, लेकिन फाइनल में भारत को रजत मेडल से ही संतोष करना पड़ा। जब भारत हॉकी के फाइनल में पहुंचा तो उम्मीद जगने लगी थी कि इंडिया इस बार ऑस्ट्रेलिया को मात देकर गोल्ड मेडल जीत लेगा। लेकिन फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा और भारत को 0-4 से हार का सामना करना पड़ा और भारत की झोली में सिल्वर मेडल आया। उम्मीद करते हैं साल 2015 में ये खिलाड़ी और भी बेहतरीन खेल दिखाकर नए साल को भी सुनहरा बनाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, A1 तहलका, हरियाणा। – 2014 एशियन गेम्स में भारत ने अपना डंका बजा दिया। 57 मेडल के साथ भारत 8वें पायदान पर रहा। 16 साल बाद हॉकी में भारत को गोल्ड मेडल मिला। ये भारतीय हॉकी टीम के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। – 2014 के एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों से उम्मीद 2010 के मुकाबले बढ़ गई थी। हालांकि इस बार एशियन गेम्स में पहले के मुकाबले कम खिलाड़ी हिस्सा ले रहे थे, लेकिन फिर भी मैदान पर खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया और भारत ने 11 गोल्ड, 10 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज समेत 57 मेडल हासिल किए। भारत ने 2014 एशियन गेम्स में सबसे ज्यादा पदक एथलेटिक्स में अपने नाम किए। शूटिंग में 9, कुश्ती और बॉक्सिंग में 5-5, वहीं तीरंदाजी और स्क्वैश में 4-4, जबकि हॉकी और कबड्डी में 2-2 पदक अपने नाम किए। भारतीय हॉकी टीम के लिए ये एशियन गेम्स बेहद खास रहा। इंडियन टीम ने 16 साल बाद फिर से हॉकी में जान डाल दी
और अपनी चिर प्रतिद्वंदी टीम पाकिस्तान को हराकर फाइनल मुकाबला अपने नाम कर लिया। 16 साल बाद भारतीय हॉकी के लिए सुनहरा मौका था, जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ एशियन गेम्स में जीत का जश्न मना रहा था। भारतीय टीम ने पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से पाकिस्तान को मात देकर गोल्ड मेडल हासिल किया। उधर महिला हॉकी टीम ने भी निराश नहीं किया और जापान पर 2-1 से जीत हासिल करके कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय हॉकी फिर से नई बुलंदियों को छूने लगा था। भारतीय पुरुष कबड्डी और महिला कबड्डी ने भी देश को उन पर गर्व करने का मौका दे दिया। पुरुष कबड्डी ने फाइनल मुकाबले में ईरान को 27-25 से पटखनी दी, तो वहीं महिला कबड्डी ने भी ईरान टीम को 31-21 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। पुरुषों की कबड्डी व महिलाओं की कबड्डी टीम में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का जोर देखने को मिला। हरियाणा के खिलाड़ियों ने भी इस एशियन गेम्स में अपनी छाप छोड़ी। 57 मेडल में से 12 मेडल हरियाणा से थे। जिस एशियन गेम्स में हॉकी में भारत को 16 साल बाद गोल्ड मेडल मिला, उसकी कमान भी हरियाणा के सरदार सिंह के हाथ में थी। हरियाणा के खाते में आए 12 मेडल में से 5 स्वर्ण, 3 रजत और वहीं 4 कांस्य पदक थे। सीमा अंतिल को डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल मिला। योगेश्वर दत्त ने कुश्ती में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। हॉकी के कप्तान हरियाणा के सरदार सिंह ने अपनी टीम को गोल्ड मेडल दिलाया। वहीं पुरुषों की कबड्डी व महिलाओं की कबड्डी टीम में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का बोलबाला रहा और गोल्ड मेडल भारत को दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उम्मीद करते हैं भारत के ये होनहार खिलाड़ी आने वाले एशियन गेम्स में भी भारत का डंका यूं ही बजाते रहेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, इवन तहलका, हरियाणा। रोहतक में चलती बस में छेड़छाड़ का मामला 2014 में हरियाणा की बड़ी खबर रहा। एक वीडियो मीडिया के सामने आया जिसमें 2 बहनें 3 लड़कों को पीट रही थी। तीनों लड़कों पर आरोप ये था कि उन्होंने दोनों बहनों के साथ बस में छेड़छाड़ की थी। चलती बस में छेड़छाड़ का विरोध करती आरती और पूजा साल 2014 में खूब सुर्खियों में रही। आरती और पूजा खरखौदा की वो 2 बहनें थीं जिन्होंने दावा किया कि उनके साथ चलती बस में छेड़छाड़ हुई थी। किसी ने साथ नहीं दिया तो खुद ही बचाव किया, और बचाव भी ऐसा कि छेड़छाड़ के आरोपियों को अच्छा सबक मिल सके। ये वीडियो सामने आते ही लोगों ने इन बहनों को बहादुर बहनें और हरियाणा की मुल्तानी कहकर संबोधित किया। लोगों के साथ कई संगठनों और सरकार ने भी दोनों बहनों को सम्मानित करने के लिए घोषणाओं पर घोषणाएं शुरू कर दी। लेकिन पूजा और आरती का ये सम्मान और बहादुरी के किस्से कुछ ज्यादा दिन नहीं चले, क्योंकि अचानक बस में मौजूद सवारियों ने दोनों बहनों के खिलाफ बयान दिया और फिर जैसे ही दोनों बहनों का एक और वीडियो सामने आया तो मामला बहादुरी से विवादों में बदलते देर न लगी। साल 2014 में रोहतक में चलती बस में 2 बहनों के साथ छेड़छाड़ और उसके बाद उनके जरिए पीटे गए लड़कों का वीडियो जैसे ही सामने आया तो दोनों बहनों को सम्मानित किए जाने का फैसला लिया जाने लगा। लेकिन जैसे ही इन बहनों का एक और वीडियो जारी किया गया तो इनकी बहादुरी पर संदेह जताया जाने लगा। जैसे ही बस की सवारियों ने दोनों बहनों का विरोध किया और फिर दूसरा वीडियो भी सामने आया तो अचानक दोनों बहनों की सच्चाई पर सवाल उठने शुरू हो गए। इसके साथ ही कुछ और लोगों ने भी दोनों बहनों को झूठे मामले में फंसाने के आरोप लगाए, जिसके बाद सरकार ने भी दोनों बहनों के सम्मानित करने के फैसले पर
रोक लगा दी। इसके अलावा मामले की जांच आगे बढ़ाई गई। खरखोदा की पूजा और आरती के अलावा गोहाना के पंजाब नेशनल बैंक में हुई चोरी की वारदात ने भी सोनीपत जिला को चर्चा में रखा। इस वारदात को जितने फिल्मी और शाती तरीके से अंजाम दिया गया, उसने सबको हैरान कर दिया। सोनीपत जिले में चोरों ने करोड़ों रुपए की चोरी को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया। घटना जिले के गोहाना कस्बे की है, जहां 125 फीट लंबी सुरंग खोदकर चोरों ने पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा से 90 लॉकर्स को लूट लिया। चोरों ने करोड़ों रुपए की ज्वेलरी, कैश और डॉक्यूमेंट्स की चोरी की। हालांकि पुलिस को चोरी की खबर भी देर से मिली, क्योंकि वारदात को शनिवार या फिर रविवार को अंजाम दिया गया था। पुलिस को ये तक नहीं पता चला कि चोरी किस दिन हुई थी। घटना के बारे में पता तब चला जब सोमवार सुबह बैंक खोला गया। सोमवार सुबह 10 बजे जब बैंक खुला तो इस घटना को देखकर सभी हैरान रह गए। बैंक के मैनेजर ने जब स्ट्रांग रूम खोला तो अंदर लॉकर टूटे हुए थे। शुरुआती जांच में 90 लॉकर तोड़े जाने का पता चला। वहीं बैंक के खाता धारकों को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने बैंक के सामने धरना शुरू कर दिया। इस घटना को बैंक प्रबंधन की लापरवाही बताया गया। वहीं सुरंग के बारे में पता तब चला जब पुलिस ने मामले की जांच के लिए मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। इसके बाद जो नजारा देखा उसने सबको हैरान कर दिया। चोरों ने करीब 125 फीट लंबी और 2.5 फीट चौड़ी सुरंग खोदकर इस घटना को अंजाम दिया था। वहीं सुरंग का दूसरा सिरा पास ही के एक बंद सुनसान मकान में मिला। इन मास्टरमाइंड चोरों ने मकान की रसोई के रोशनदान से घुसकर घर में ये सुरंग बनाई। यही नहीं, मकान और बैंक के बीच करीब 15 फीट चौड़ी गली भी है और इस सुरंग को खोदे जाने के दौरान निकाली गई मिट्टी को मकान के खाली पड़े कमरों में डाल दिया गया। हालांकि इसके बाद चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया और काफी संख्या में लूट का सामान भी उनसे बरामद किया गया। डीएलएफ लैंड डील को लेकर चर्चा में रहे आईएएस अशोक खेमका साल 2014 में भी चर्चा में रहे। बीजेपी की सरकार आते ही उन्हें केंद्र में नियुक्ति दे दी गई, लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब मामले से जुड़ी एक फाइल के 2 अहम पन्ने गायब हो गए। आईएएस अशोक खेमका ने जब डीएलएफ लैंड डील रद्द की तो ये मामला लगातार चर्चा में रहा और विवादों में भी। हालांकि इसके बाद पिछली हुड्डा सरकार की तरफ से 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई और डील रद्द करने के आदेश की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने खेमका के आदेश को गैर कानूनी और लैंड डील को क्लीन चिट दी। लेकिन दिसंबर में फाइल से उसी कमेटी के गठन संबंधी जानकारी के 2 पन्ने गायब पाए गए, जिसके बारे में खेमका ने प्रदेश के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही मामले में जानकारी गायब करने का शक 2 अधिकारियों, पिछली सरकार के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव आरएस दून और ओएसडी बीआर बेरी पर जाहिर किया। वहीं मुख्य सचिव ने भी मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही। 2 पेजेस जो हैं वो फाइल के मिसिंग हैं, जिसमें ये फैसला उस वक्त के सीएम द्वारा लिया गया था कि 3 ऑफिसर्स की कमेटी इस सारे प्रकरण को देखने के लिए गठित की जाए। श्री कृष्ण मोहन जो उस वक्त थे एफसीआर, उनकी अध्यक्षता में उस कमेटी को जो गठन करने का फैसला था, उस वक्त वो जो फैसला हुआ था वो फाइल के 2 पेजेस मिसिंग हैं, जिसको हम दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या किसी ने कोई फाउल प्ले तो नहीं किया, किसी ने जानबूझ के तो नहीं किया। अगर कोई जानबूझ के किया गया उसके लिए इंक्वायरी हो रही है, अगर हुआ तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी, अगर नहीं हुआ तो एक अलग इशू है। प्रदेश सरकार में मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और अनिल विज ने भी इस मामले को काफी गंभीर बताया और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। तो भी कोई व्यक्ति हो, अगर किसी ने गलत काम किया है तो कानून के दायरे से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कानून और संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का केस सामने आया हुआ है और कुछ अधिकारियों ने उसमें अपनी सीमाओं से बाहर जाकर उसमें फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई
नोटिंग्स की हैं या दस्तावेज की हैं, यकीनी तौर पर वो अपनी जान बचाने के लिए उसमें से इस प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। तो सरकार इस बारे में बहुत गंभीर है और हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे इसके बारे में। जो भी दोषी पाया जाएगा, वो कोई भी होगा, उसका कोई भी स्तर होगा, कोई भी लेवल होगा, हम उसको बख्शेंगे नहीं। वहीं मामले में पिछली सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने फाइल से जानकारी गायब होने के लिए प्रदेश सरकार पर ही निशाना साधा। लगभग 2 महीने से भारतीय जनता पार्टी का शासन हरियाणा प्रांत में है। इस पूरी फाइल की सुरक्षा और कस्टडी की जिम्मेवारी उनकी है। वो चाहें तो इस पूरे मामले की जिस एजेंसी से चाहें हम उनको ऑफर देते हैं, जांच करवाएं, बड़ी से बड़ी, न्यायाधीश से करवाएं, सीबीआई से करवाएं, किसी से करवाएं, उनकी मर्जी है। और पूरे मामले का पटाक्षेप करें, तथ्य लेकर आएं। केवल इल्जामात लगाकर, खबरें प्लांट करके लोगों को बदनाम करने की साजिश ना रचे। हिसार से इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि फाइल से पेज गायब होने से मामले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा भी कई अहम सबूत हैं जिनके आधार पर सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अनेकों ऐसे सबूत हैं। अगर 2 पन्ने गायब हैं तो 2000 ऐसे पन्ने हैं जो इनके काले कारनामों को दिखाते हैं। मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि कछुआ चाल पर नहीं, खरगोश चाल पर इस मामले को स्पीड से खत्म करवाने का काम करें। बहरहाल इस मामले पर सियासत जरूर हुई, लेकिन जांच की बात इस साल भी यही बनी रही कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे, और अगर किसी रिपोर्ट से कोई जानकारी या सरकारी दस्तावेज गायब हो जाते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। मामले में बड़ा सवाल ये भी है कि इस मामले में पन्ने गायब होने का सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा, खेमका को या फिर डीएलएफ को। साल 2014 में बनी खट्टर सरकार ने अपनी पहली ही बैठक में बड़े फैसले लिए। इस कैबिनेट बैठक में खट्टर सरकार ने पिछली हुड्डा सरकार के 115 फैसलों को रोक दिया और उन पर पुनर्विचार की बात कही। प्रदेश में खट्टर सरकार बनने के बाद विधानसभा सत्र के दूसरे दिन पेंशन को लेकर बीजेपी सरकार पर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए थे, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। साथ ही पिछली सरकार की ओर से लिए गए फैसलों की भी समीक्षा करने की बात कही गई। इसके अलावा सीएम खट्टर ने कहा कि पिछली सरकार ने 16 मई 2014 के बाद 23 विभागों के लिए 115 फैसले किए थे, जिनकी समीक्षा के लिए सभी विभागों को 15 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। इन सब पर समीक्षा के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने जहां अपनी सरकार आने पर बुजुर्गों की पेंशन 1500 रुपए करने का ऐलान किया, तो बीजेपी ने भी कुछ इसी तरह का वादा किया। खट्टर सरकार ने अपने इस फैसले को लागू करने के लिए जो तरीका अपनाया, विपक्ष ने उसका खासा विरोध भी किया। पिछली सरकार के फैसलों पर पुनर्विचार तक रोक लगाने की खबर प्रदेश के लोगों में हलचल मचाने के लिए काफी थी। वहीं बुजुर्गों की पेंशन जनवरी महीने से 200 रुपए बढ़ाए जाने की बात कही गई। ये फैसला 5 नवंबर को खट्टर कैबिनेट की पहली बैठक में लिया गया। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। इस बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि प्रदेश के बुजुर्गों, विकलांगों और विधवा पेंशन नए साल से 200 रुपए बढ़कर मिलेगी। पेंशन की रकम को हर साल 200 रुपए बढ़ाया जाएगा। इस तरह 5 साल पूरे होते होते पेंशन की रकम बीजेपी की घोषणा से ज्यादा हो जाएगी। तो साल 2014 की बिग स्टोरीज में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल आपके लिए मंगलमय और खुशियों से भरा हो। एवन तहलका हरियाणा की ओर से आप सभी को वेरी हैप्पी न्यू ईयर।